हेलो एवरीवन, कोडेश एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्वतंत्रता के अधिकार, जो हमें पढ़ना है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के अंतर्गत पढ़ना है। इससे पहले अपन चर्चा कर चुके थे किसकी, समानता के अधिकार की, जो अपने कहाँ से शुरू होते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, जो एक एक करके अपन चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले अपनों ने क्या देखा था, इससे पहले देखा था अपनों ने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 12 में दिया गया राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। इसी प्रकार आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 13(1) में दिया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां क्या होगी, शून्य होगी। क्या दिया गया, मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होगी। और आर्टिकल 13(2) में दिया गया है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे क्या होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है। उसके बाद आर्टिकल 14 पढ़ा, तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ था, विधि की समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। इसी प्रकार आर्टिकल 15 में देखा आप लोगों ने कि राज्य ऐसा जो है, राज्य किसी व्यक्ति के साथ कितने 5 आधारों पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार कौन कौन से थे, 5 आधार थे धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान। इसी प्रकार जो है आर्टिकल 16 में जो है लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात कही गई है। इसमें क्या, इसमें कितने सात आयाम बताए गए, कितने आयाम बताए गए, कुल 7 आयाम बताए गए। 7 आयाम कौन से, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश। साथ में 2 और जुड़ जाते हैं इसमें, कौन से, उत्पत्ति और निवास। कि इन 7 आधारों पर राज्य किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी प्रकार आप लोगों ने आर्टिकल 17 के बारे में देखा। आर्टिकल 17 क्या देता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। किसका उन्मूलन करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इसके अंतर्गत आप लोगों ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में देखा था, और एससी और एसटी एक्ट के बारे में समझा था 1989 का। इसके बाद अपनों ने समझा था उपाधियों के अंत के बारे में, आर्टिकल 18 में पढ़ा था। ठीक है, कि उपाधियां कौन कौन सी, जैसे राय बहादुर, जो है राय बहादुर हो गया, नाइटहुड उपाधि हो गई, राजा हो गया, महाराजा हो गया। इस टाइप की उपाधियों का क्या किया गया है, इस उपाधियों को जो है अंत किया गया। कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 18। इसके साथ ही अपनों ने समझा था कि जो पद्मश्री, पद्म भूषण, जो भारत रत्न जैसे जो पुरस्कार मिलते हैं, इनको जो है, इनको नाम के आगे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाधियां होकर क्या हुआ है, ये उपाधियां न होकर जो है पुरस्कार है। इसी प्रकार जो है आर्टिकल 18 में 2 अपवाद देखे थे। क्या देखे थे, एक तो सैनिक उपाधियां और एक देखा था अपनों ने शैक्षणिक उपाधियां। इस प्रकार अपनों ने जो है समानता के अधिकार के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लिया था। आज का अपना लेक्चर रहने वाला है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। इसमें मूलतः जो है अपने को आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 क्या देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 19 में बेसिकली जो है, जब संविधान लागू हुआ था तब कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित थी। पर 1978 में, जैसा कि आपको पता होगा, जनसंघ की सरकार बनी। इसके जो है प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। इन्होंने 1978 में अमेंडमेंट करा। कौन सा अमेंडमेंट करा था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। कब हुआ, 1978 में। जब ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, इसमें क्या किया गया, जो आर्टिकल 19F में, किसमें 19F में वर्णित जो स्वतंत्रता का अधिकार था, साथ ही जो संविधान के आर्टिकल 31 में वर्णित जो स्वतंत्रता का अधिकार था, उसको जो क्या कर दिया, उसको जो है अब मौलिक अधिकार न बनाकर क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। इसको मौलिक अधिकार से छीनकर कहाँ शामिल कर लिया गया, इसको मौलिक अधिकार से छीनकर जो है भाग 12 में आर्टिकल 300 का के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि वर्तमान में आर्टिकल 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है, तो आप क्या बोलोगे, वर्तमान में आर्टिकल 19 के तहत सर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। अब बात करते हैं एक एक करके कितने कितने, मतलब आर्टिकल 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्वतंत्रताएं प्राप्त है। जैसे अगर बात करोगे आर्टिकल 19 में, तो आर्टिकल 19 में आप जैसे भी देखोगे, जैसे अपनों ने आर्टिकल 14 देखा, 15 देखा, तो अपनों ने क्या देखा था, एक तो मेल जो है प्रावधान, और उसके बाद उसके अपवाद देखे थे। तो आप जैसे आर्टिकल 19 पढ़ोगे, तो 19 में क्या, आर्टिकल 19(1) में तो दे रखा है सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में। फिर आर्टिकल 19(2), 3, 4 और 5 और 6 तक क्या दे रखा है, इनके
अपवादों के बारे में चर्चा कर रखी है। तो अपन क्या करेंगे, एक एक जो है अधिकार पढ़ते जाएंगे, साथ के साथ उसमें अपवाद भी देखते जाएंगे। जैसे आर्टिकल 19(1), तो आर्टिकल 19(1) में क्या कहा गया? आर्टिकल 19(1) में कहा गया भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता दी गई? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई आर्टिकल 19(1) में। आर्टिकल 19(1) में देखा गया। आर्टिकल 19(b) में क्या कहा गया? आर्टिकल 19(b) में कहा गया शांतिपूर्वक सभा करने और सम्मेलन का अधिकार। किसमें? शांतिपूर्वक सभा करने और सम्मेलन का अधिकार किसमें दिया गया है? शांतिपूर्वक जो है सभा करने और सम्मेलन का अधिकार। आप बोलोगे सर आर्टिकल 19(b) में दिया गया। टेंशन मत लो, सब याद करवा दूंगा मैं, अभी आप समझते चलो। आर्टिकल 19(b) में दिया गया। आर्टिकल 19(c) में क्या बोला गया? आर्टिकल 19(c) में बोला गया, आप बोलोगे सर संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में दी गई, तो आप क्या बोलोगे? सर आर्टिकल 19(c) में दी गई। इसी प्रकार आर्टिकल 19(d) में क्या दिया गया? अबाध रूप से क्या करने का अधिकार? संचरण करने का अधिकार। संचरण माने घूमने का अधिकार, मतलब भारत में आप कहीं भी जो है बिना रोक टोक के क्या कर सकते हो? घूम सकते हो। तो ये अधिकार किस में मिला हुआ है? आर्टिकल 19(d) में मिला हुआ है। किस में मिला हुआ है? आर्टिकल 19(d) में अबाध रूप से जो है संचरण करने का अधिकार मिला हुआ है। इसी प्रकार देखेंगे अपन आर्टिकल 19(e) में क्या बोला गया है? आर्टिकल 19(e) में बोला गया निवास का अधिकार। आर्टिकल 19 में बोला गया है निवास का अधिकार, अर्थात आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो, कहीं भी आप बिना रोक टोक के क्या कर सकते हो? विचरण कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो है निवास करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल से मिलती है? तो आप क्या बोलोगे? सर आर्टिकल 19(e) से जो है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता हमें मिलती है। तो अगर पूछा जाए कि ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जो है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल से मिलती है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए सर आर्टिकल 19(e) से मिलती है। इसी प्रकार जो है आर्टिकल 19(e)(f) में क्या दिया गया था? जैसे मैंने बता दिया आर्टिकल 19(1) में एफ जो था उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो है चर्चा की गई थी, पर उसको जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको एक विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है आर्टिकल 19(e) में। और आर्टिकल 19(g) में क्या दिया गया है? तो आप क्या बोलोगे? सर आर्टिकल 19(g) में दिया गया व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अर्थात आप क्या कर सकते हो? किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हो। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में दी गई? तो आप क्या बोलोगे? सर आर्टिकल 19 जो है जी में जो हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब इसको याद कैसे करोगे आप? ठीक है, तो याद करने के लिए आप एक कहानी सुन लो। सबसे पहले तो क्या सुन लो? कहानी सुन लो। कहानी मतलब क्या कि जैसे आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा आपने। किसके धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा कि जो है बुद्ध को जो है ऐसे बुद्ध पहले एक राजा के यहाँ जो है उनके पिता जो थे शुद्धोधन एक राजा हुआ करते थे। जैसे ही बुद्ध का जन्म हुआ तो जो है एक महान ऋषि थे, उन्होंने क्या करी? एक भविष्यवाणी कर दी कि जो है आपका बेटा बड़ा होकर या तो महान राजा बनेगा या दार्शनिक बनेगा। तो आप देखोगे कि उनके पिता ने जो है उनको जो है उनके लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। 16 वर्ष की शादी में जो 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी करवा दी। तो एक दिन क्या निकले? वो विचरण पे निकले। तो विचरण पे निकले तो उन्होंने चार जो है दृश्य देखे। अब कौन कौन से दृश्य देखे, क्या ये कहानी अपन हिस्ट्री में समझेंगे। आप इतना समझ लो, दृश्य देखे और उनसे उनका हो गया हृदय परिवर्तन और निकल गए घर से बाहर। और उन्हें जो है एक वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए जो है किसकी जो है निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अब उन्होंने क्या करा? जैसे ही निर्वाण की प्राप्ति हुई उनको, उन्होंने लोगों को इस बारे में अवेयरनेस फैलानी चालू कर दी कि ये जो है ये धर्म में ये रूढ़ियां प्रचलित, ये उन सभी का विरोध करना चालू कर दिया। तो इस प्रकार से क्या करा उन्होंने? क्या दिया? भाषण और अभिव्यक्ति दी। अभिव्यक्ति कैसे दी उन्होंने? अभिव्यक्ति दी बोलकर, जो है भाषण देकर। तो पहले में क्या हो जाएगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ऐसे घूम घूम कर जो है अभिव्यक्ति देना थोड़ा कठिन काम हो रहा था, तो उन्होंने क्या करा? शांतिपूर्वक बैठ गए एक जगह और जो है सभा बनाई। क्या? लोगों को इकट्ठा करा और अब उनके जो है लोग इकट्ठे होकर जो है उनकी बातें सुनने लग गए। तो क्या हो गया? आर्टिकल 19(b) में शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन करने का अधिकार है। अब क्या हुआ? जैसे जैसे लोग जो है उनकी जो बातों से होने लगे प्रभावित, अब जो है लोगों ने मिलकर क्या बना लिया? संगठन बना लिया। और जो है क्या बना लिया? संघ। जैसे बौद्ध संघ आपने देखे होंगे, तो बहुत सारे क्या बन गए? बौद्ध संघ बन गए। तो जो है आर्टिकल 19(c) में क्या दे रखा है?
संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें दे रखी है? आर्टिकल 19C में दे रखी है। आर्टिकल 19D में क्या दे रखा है? अबाध रूप से संचरण का अधिकार। अब संघ बन गए, तो संघ बनने के बाद आपने देखा होगा कि जो संघ है वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए क्या करने लगे? संचरण करने लगे। एक गांव से दूसरे गांव संघ जाने लग गया, दूसरे गांव से। जैसे अशोक ने जो है अशोक ने अपनी पुत्री जो थी संघमित्रा और जो महेंद्र था उसको कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। तो इस प्रकार से अबाध रूप से संचरण का अधिकार किसमें दिया गया? 19D में। क्या देखा? सबसे पहले निर्माण प्राप्ति तो उन्होंने भाषण और अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, फिर शांतिपूर्वक सभा करी, फिर लोगों ने उनसे प्रभावित होकर तो क्या बना लिया? संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर 19D में क्या दे रखा? अबाध रूप से संचरण का अधिकार दे रखा। किसका अधिकार दे रखा? अबाध रूप से संचरण का अधिकार 19D में दे रखा है। 19E में क्या दे रखा है? 19E में दे रखा है कि आप क्या बोलोगे सर? निवास करने की स्वतंत्रता दे रखी है। किसकी स्वतंत्रता दे रखी है? निवास करने की। अब कैसे? कि अबाध रूप से संचरण कर रहे थे, तो अब संचरण करते करते क्या हुआ? एक गांव में उनके बहुत ज्यादा अनुयायी बन गए। अब उन्होंने बोला कि पंडित जी आपको जो है दार्शनिक साहब आपको तो यही रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गांव भी बड़ा है, लोगों में अवेयरनेस भी फैलानी है, तो अपन क्या करते हैं, यही निवास कर लेते हैं। तो क्या हो गया? निवास करने की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा संघ बने हुए थे कि जैसे बहुत सारी जगह जो है बौद्ध धर्म के संघ का निर्माण हो गया बड़े बड़े क्षेत्रों में। तो जो क्या हो गया अपना अबाध रूप से संचरण के बाद निवास की स्वतंत्रता। अब धीरे धीरे क्या हुआ? उनसे जो है लोग इंस्पायर होने लगे, धीरे धीरे मठों में क्या आने लगी? संपत्ति आने लगी, और संपत्ति से क्या हो गया? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ऐसे समझ लीजिए आप, क्या? निवास करने की स्वतंत्रता। तो अपने याद हो जाएंगे। इस कहानी को अगर आप माइंड फ्रेम में याद रख के चलोगे तो सीक्वेंस वाइज आपको याद हो जाएगी। कैसे? भाषण जो है 19(1) में क्या दे रखा? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद 19B में क्या दे रखा? शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन करने का अधिकार। 19C में क्या दे रखा? संघ या संगम बनाने का अधिकार दे रखा। 19D में क्या दे रखा? अबाध रूप से संचरण का अधिकार दे रखा। किसमें? 19D में। उसके बाद आप क्या देखोगे? उसके बाद 19E में दे रखा निवास की स्वतंत्रता, और 19D में क्या दे रखा? 19 जो है डी में अबाध रूप से संचरण का अधिकार दे रखा, 19E में निवास की स्वतंत्रता, और 19G में दे रखा व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार अपनों ने स्वतंत्रता के बारे में समझा। अब जो है नॉर्मली जो है लोग आपको जो टीचर है पढ़ाते हो यही पढ़ाकर निकल जाते हैं, पर अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन जो है एक एक आर्टिकल को देखते हैं कि 19(1) में क्या दिया, 19(1) में क्या दिया गया, 19(1) में क्या दिया गया, 19(1) में क्या दिया गया। इस प्रकार अपन जो है भाषण और अभिव्यक्ति, तो किस टाइप की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके ऊपर कौन सी पाबंदी है, जैसे 19(2) में दी, तो एक एक करके इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं 19(1) पे। तो 19(1) जैसा कि आप देख रहे हो क्या दिया गया अपना 19(1) जो है 19(a) में क्या दिया गया? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी। किसकी? भाषण और अभिव्यक्ति की। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें दे रखी है? 19(a) में दे रखी है। किसमें दे रखी? 19(a) में। आप क्या बोलोगे किसकी स्वतंत्रता दे रखी? तो आप क्या बोलोगे सर 19(a) में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। तो 19(a) में किसकी? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। अब जो है बहुत सारे इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में वाद हुए, और बहुत सारे वादों में जो है 19(a) के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें को शामिल किया। जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक अधिकार आता है चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार इन द सेंस मतलब जो है चुप रहना भी क्या है? एक टाइप की अभिव्यक्ति हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। जो है आप अपने प्रभाव को जो है ऐसे एक्सप्रेशन के माध्यम से जो है शेयर करना चाहते हो चुप रहकर। तो इस टाइप से अगर आपसे कोई पूछ ले कि चुप रहने का अधिकार संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है, तो आप क्या बोलोगे सर आर्टिकल 19(1) देता है। उसके बाद जो है इसी के अंतर्गत शामिल होता है कौन सा? प्रेस की स्वतंत्रता। चुप रहने का अधिकार किसमें? आर्टिकल 19(1) में शामिल है। उसके बाद है प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है एग्जाम में, और जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें शामिल है? तो 19(1) में शामिल है प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस कैसे जो है जैसे प्रेस क्या है? लिखित रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। जैसे अगर प्रिंट मीडिया है तो लिखित रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। अगर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हो रहा है व्यक्ति जो है बोलकर जो है अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। जैसे आर्टिकल 19(1) यही कहता है क्या? भाषण और अभिव्यक्ति व्यक्ति क्या कर सकता है? या तो मौखिक रूप में, या तो क्या कर सकता है मौखिक रूप में, या जो है अपना लिखित रूप में क्या कर सकता है? अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। लिखित रूप में या मौखिक रूप में क्या कर सकता है? अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। यह आर्टिकल 19
जो है एक में प्रावधान है। तो इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता और चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था। क्या हुआ था? एक केस हुआ जिसमें जो है इमेन्युअल बनाम केरलवाद। तो इमेन्युअल बनाम केरलवाद में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि जो राष्ट्रगान होता है सर अपना, तो राष्ट्रगान के दौरान हम नहीं गाएंगे राष्ट्रगान, हम तो चुप रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भारत के निवासी हो, हमारे देश का जो राष्ट्रगान है उसको गाना, उसको सम्मान करना चाहिए। पर जो है ये भाई साहब चले गए इमेन्युअल बनाम केरलवाद में। तो इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 19(1) के तहत क्या हुआ, आर्टिकल 19(1) के तहत चुप रहने के अधिकारों को भी शामिल करा था। इसी प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता देख लिया। एक और होता है इसमें जानने का अधिकार। क्या? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है, जानने का अधिकार मतलब सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार किसके अंतर्गत शामिल है? ये भी आर्टिकल 19(1) के तहत शामिल है। इसी प्रकार जो है इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार। जैसे हम अपन जो है क्या करेंगे, जैसे मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में जो है हर घर तिरंगा, जो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पे क्या करा, जो हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। तो लोगों ने बात भी मानी और जो है राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए क्या करा, अभिव्यक्त करने के लिए जो है हर घर तिरंगा फहराया है। तो ये भी क्या हो गया, अभिव्यक्ति हो गई। तो जो है हर घर तिरंगा के लिए जो है केस हुआ था। कौन सा? नवीन जिंदल केस। जो कि नवीन जिंदल केस में गया कि सर जो है इस नवीन जिंदल चले गए कि जो है राष्ट्रध्वज फहराना जो है हम कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं। तो नवीन जिंदल वर्सेस जो है भारत संघवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रध्वज फहराना जो है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत दी गई? आर्टिकल 19(1) में दी गई है। किस में दी गई? आर्टिकल 19(1)(a) में दी गई है। तो आर्टिकल 19(a) में जो है इस प्रकार की स्वतंत्रता। तो कौन सा केस हुआ था? नवीन जिंदल केस हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या बोला, राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता के बारे में बोल दिया। तो इस प्रकार अपनों ने देखा कौन कौन से स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना मांगने का अधिकार, राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार, ये सभी किसके अंतर्गत शामिल होंगे? आर्टिकल 19 जो है 1(a) के अंतर्गत शामिल होंगे। हालांकि इसमें कौन कौन से अपवाद आते हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 19 जो ए है अपना, जो भाषण और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें जो है बहुत सारे अपवाद है। जैसे सबसे पहला है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे? जैसे मान लो कि जैसे आपको पता होगा थोड़े समय पहले जो है JNU में क्या नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो आप बोल दोगे कि जो एक तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं, आप अब जो है देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात बोल रहे हो, तो ये गलत है ना। बिल्कुल है। अगर उनसे बोला जाएगा वो क्या बोलेंगे कि सर हमें तो भाषण और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई, हम तो अपने भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। पर नहीं कर सकते आप। कैसा? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो है आप राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्या कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को बरगला रहे हैं कि जो है राष्ट्र जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाकर। तो जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को जहाँ खतरा होगा वहां जो है इस प्रकार की जो है पाबंदी लग जाएगी भाषण और अभिव्यक्ति पर। इसी प्रकार मान लो कि आप जैसे कहीं बाजार में खड़े होकर, बीच बाजार में खड़े होकर जो है क्या कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, जोर जोर से गाने गा रहे हो। जहाँ एक शांति लगा वहां से जोर से गाने गा रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो लोग उससे क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार की संरचना जहाँ पर क्या हो, लोक व्यवस्था अगर बाधित हो रही हो, क्या लोक व्यवस्था अगर बाधित हो रही हो, लोक व्यवस्था अगर बाधित हो रही हो तो जो है वहां भी जो है ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लागू नहीं होती। देश की एकता और अखंडता हो गया भाषण और अभिव्यक्ति के लिए। उसके बाद क्या हो गया, लोक व्यवस्था हो गया। ये सब चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा भी देख लेते हैं अपन कि जो है कौन कौन सी लोक व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा हो गई, अखंडता हो गई। उसके बाद एक आता है केस अपना न्यायालय की अवमानना। क्या अपन पढ़ेंगे इसमें आर्टिकल जो है, आर्टिकल अगर अपन देखेंगे तो आर्टिकल 129 में, किसमें, आर्टिकल 129 में जो न्यायालय के द्वारा अवमानना करने पर दंड आरोपित करने की शक्ति दी गई। न्यायालय की अवमानना अगर कोई व्यक्ति कर रहा, अवमानना के ऊपर क्या कर सकता है, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती। अवमानना कैसे, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। कैसे कि गलत तरीके से उसके डिसीजन को लोगों के सामने पेश कर रहे हो, गलत तरीके से उसका जो है जो प्रेस के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप गलत बोल रहे हो, न्यायाधीशों के आचरण के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, उनके ऊपर जो है ऐसे आक्षेप आरोपित कर रहे हो, तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो जो है न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत शामिल होगी। जब आर्टिकल 129 पढ़ेंगे तो इसको डीप में जानने का प्रयास करेंगे। तो न्यायालय की अवमानना, जैसे आपको पता होगा थोड़े समय पहले एक मामला हुआ था, कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे प्रशांत भूषण, क्या नाम था उनका, प्रशांत भूषण, प्रशांत भूषण। इन प्रशांत भूषण साहब ने क्या करा था, न्यायालय की अवमानना करी थी और इनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1 रुपए का दंड लगाया था। हालांकि 1 रुपया मतलब बहुत छोटी रकम हो जाती इनके लिए, पर न्यायालय की अवमानना करी तो इनके लिए ऊपर क्या लगाया गया, दंड आरोपित किया गया। तो प्रशांत भूषण मामले में देखा आप लोगों ने कि इसके ऊपर जो है भाषण और अभिव्यक्ति के ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती है, किस आक्षेप में, न्यायालय की अवमानना में। तो इस प्रकार अपनों ने एक एक करके सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की बात। आर्टिकल 19(1)(b) में किसके बारे में बात कही गई, आर्टिकल 19(b) में कहा गया है कि बिना हथियारों के, किसके, बिना हथियारों के, बिना हथियारों के आप क्या कर सकते हो, बिना हथियारों के, ये बिना हथियार के जरूर याद रखना, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा और जो है सम्मेलन करने का अधिकार है। क्या हुआ, जो है आर्टिकल 19(b) में जो क्या दे रखा, आर्टिकल 19(b) में दे रखा शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन करने का अधिकार दे रखा, किसका, शांतिपूर्वक सभा और जो है सम्मेलन करने का अधिकार दे रखा। अर्थात क्या, जैसे आप क्या कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, जैसे किसान यूनियन हो गई अपनी, कौन सी संघ कौन सा बना, जैसे किसान यूनियन थी तो क्या करा उन्होंने, किसान यूनियन वालों ने बैठक करी, बैठक करी किसके, आगामी जो है किसान मांगों के लिए। तो इन्होंने क्या करा, सम्मेलन बुलाया, इन्होंने क्या करा, जो किसान मांगों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन करा। अब इन्होंने जो है परमिशन ले ली इसकी और शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठे होकर क्या करने लगे, डिस्कस करने लग गए कि हमें जो है कौन कौन सी मांगे इसके अंतर्गत, अपनी मांगों के अंतर्गत शामिल करनी है। तो इन्होंने क्या करा, शांतिपूर्वक रूप से क्या करा, सम्मेलन करा, बिना हथियार के शामिल हुए। तो ये स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है, तो ये स्वतंत्रता देता है, आप बोलोगे सर आर्टिकल 19(1)(b) देता है। कौन सा देता है, आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्वक रूप से सभा और संघ बनाने के अधिकार के बारे में जो है डिस्कस करने की बात करता है। तो ये देख लिया अपनों ने कि जो है शांतिपूर्वक रूप से सभा और सम्मेलन बनाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो कौन सा देता है अपना आर्टिकल 19 जो है कौन सा देता है, आर्टिकल 19(b) देता है। पर बिना हथियारों के शांतिपूर्वक रूप से सभा या सम्मेलन तो कर सकते हो, पर जो इसके ऊपर भी जो है पाबंदियां लगाई गई है। इसके ऊपर पाबंदियां किसमें, आर्टिकल 19(3) में लगाई गई है, आर्टिकल 19(3) में आरोपित की गई। और जो है 19 है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसमें कौन सा आर्टिकल में लगाई गई है, तो उसमें आप क्या बोलोगे सर, आर्टिकल 19(2) में लगाई गई है। तो जो भाषण, जो शांतिपूर्वक रूप से सभा और सम्मेलन कर सकते हैं अपन किससे, बिना हथियारों की, पर इसमें क्या प्रतिबंध लगाए, आर्टिकल 19(3) में जो इस पर क्या प्रतिबंध लगाए गए, SIP, याद रख लेना, SIP, SIP मतलब सोवर्निटी यानी संप्रभुता, संप्रभुता, इंटीग्रिटी यानी क्या, अखंडता, और पब्लिक ऑर्डर यानी क्या, लोक व्यवस्था। मतलब जहां क्या, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, और जहां पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या कर सकते हैं अपन, इस जो है इस आर्टिकल पे प्रतिबंध लगाए गए। अगर ये तीनों चीजें अगर प्रभावित हो रही है तो आप जो है शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 19(b) पे क्या कर सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल, SIP याद रखना, सोवर्निटी यानी संप्रभुता, इंटीग्रिटी अखंडता, और पब्लिक ऑर्डर या लोक व्यवस्था। जैसा कि आपको पता होगा कि जो CAA जो हुआ 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया, तो उसका विरोध हुआ, मुसलमानों ने जो उसका विरोध करना चालू कर दिया और कहा, दिल्ली में बैठ गए। तो दिल्ली में क्या करा उन्होंने, सड़कों को रोक कर बैठ गए थे। उससे क्या हो रही थी, लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। हालांकि वो क्या शांतिपूर्वक रूप से अपनी सम्मेलन कर रहे थे, सभा कर रहे थे, हालांकि उससे क्या हो रहा था, लोक व्यवस्था प्रभावित होती। तो पुलिस ने क्या करा, उनके ऊपर डंडे बरसा दिए। क्यों बरसा दिए साहब, क्योंकि उससे क्या हो रही थी, लोक व्यवस्था जो है प्रभावित हो रही थी। तो ये देख लिया अपनों ने 19(b) के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं 19(c) की, कि 19(c) में क्या दिया गया। तो आप क्या बोलोगे सर, 19(c) में जो है संघ और जो है संगम बनाने की या स्वतंत्रता दी गई। संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, तो आप क्या बोलोगे सर, संघ बनाने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19(c) में देखने को मिलती है। किसमें,
आर्टिकल 19C में जो हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 19C में दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, संघ बना सकते हो। जैसे बनती है ना किसान यूनियन हो गई अपनी, किसान संघ। उसके बाद क्या हो सकती है, जैसे मजदूर यूनियन बन जाती है, बहुत सारी मजदूर यूनियन कार्य कर रही है। बहुत सारी जो है महिला यूनियन कार्य कर रही है। तो इस टाइप की जो है संगम या जो संघ जो है, इस टाइप की जो संघ है, जो यूनियंस है, उनको बनाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो आप क्या बोलोगे सर? आर्टिकल 19C जो है, 19(1)(c) हमें इस प्रकार की जो है जो संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये अपनों ने देखा, आर्टिकल 19(1)(c) में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अब बात करते हैं इसमें भी कुछ अपवाद है, तो इसके बारे में, अपवादों के बारे में चर्चा करेंगे आर्टिकल 19C में। इसमें भी याद क्या रखना आपको, SIP, संप्रभुता, जहाँ राष्ट्र की जो है संप्रभुता प्रभावित हो रही हो, राष्ट्र की अखंडता प्रभावित हो रही हो, या राष्ट्र की जो है लोक व्यवस्था अगर प्रभावित हो रही हो, तो इस प्रकार की जो अगर चीजें हो रही हो आर्टिकल 19C से, तो जो है इस पर पाबंदी आरोपित की जा सकती है। तो आर्टिकल 19C देख लिया अपनों ने। आर्टिकल 19(1) में क्या देखा? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखी। ठीक है, क्या देखा? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में देखा। आर्टिकल 19B में क्या देखा? शांतिपूर्वक रूप से सभा या सम्मेलन करने का अधिकार देखा। और आर्टिकल C में क्या देखा? संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो है एक प्रश्न देखा था मैंने, किसमें? हिमाचल प्रदेश की अपनी PSC में। तो हिमाचल प्रदेश की PSC में पूछा गया था कि आर्टिकल 19A जो 1A में शामिल है, किसकी? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में तो शामिल है। इसको जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से जो है लिया गया है, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो किस देश के संविधान से इसको शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा डीप था, बहुत ज्यादा डेप्थ था, और लगभग मुझे लगता है वो किसी किताब में इस टाइप का जो है मिलता होगा। पर जो है आप किसकी क्लास दे रहे हो? आप देख रहे हो कोडेक्स एकेडमी पे क्लासेस, तो आपको बिल्कुल मिलेगा इसका आंसर। और इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। किससे? आयरलैंड के संविधान से जो है प्रेस जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपनों ने लिए। आर्टिकल 19(1)(a) में जो शामिल है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको भी लिया आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद लिया शांतिपूर्वक रूप से सभा या सम्मेलन करने का जो अधिकार है बिना हथियारों के, उसको भी अपनों ने आयरलैंड के संविधान से लिया। और जो है अपना 19C में जो शामिल है संघ और जो है संघ और संगम बनाने की स्वतंत्रता, तो संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता को भी अपनों ने कहां से लिया? तो आप क्या बोलोगे सर? इसको भी हमने जो है आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? तो आप बोलोगे सर इसको भी आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। तो ये तीनों प्रोविजंस कहां से लिए अपनों ने? आयरलैंड के संविधान से लिए। अगर ऐसा प्रश्न आपको कहीं दिखे तो आप क्या लगाओगे? जो तीनों प्रकार की स्वतंत्रता से, और पूछा जाएगी किस देश के संविधान से लिया, तो आप क्या बोलोगे? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ठीक है, अब बात करते हैं संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं इसके बाद अबाध रूप से संचरण का अधिकार। कौन से नंबर? आर्टिकल जो है 19(1)(d) में क्या दिया गया? अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार दिया गया। अबाध रूप से संचरण का अधिकार कौन सा आर्टिकल में मिलता था? आप क्या बोलोगे सर? आर्टिकल 19(d) में जो हमें अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार दिया गया है। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 19(d) में दिया गया। अब आप क्या बोलोगे कि सर आप जाओगे किसके? अपनी गर्लफ्रेंड के घर में घुसने का प्रयास करोगे। क्या करोगे? अपनी गर्लफ्रेंड के घर में। हालांकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो घुसोगे ना, पर ठीक है, ठीक है, मान लो कि है तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम क्या कर रहे हो? उसके घर में घुसने का प्रयास कर रहे हो। क्या बोलोगे उसके जो है उसके पापा से जाके, लड़की के पापा से, कि हमें तो आर्टिकल 19(d) में सर ने पढ़ा है हमें तो कि आर्टिकल 19(d) में जो है हम अबाध रूप से कहीं भी संचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, हम तो आपके घर में घुस सकते हैं, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19(d) हमें क्या देता है? ये अधिकार देता है कि हम तो कहीं भी रूप से संचरण कर सकते हैं। तो आपने बोला कि ठीक है हम तो आपके घर में घुसेंगे, क्योंकि सर ने पढ़ा है कि अबाध रूप से संचरण का अधिकार है। तो क्या करेगा लड़की का जो पिताजी है लड़की के? तो लड़की के पिताजी करेंगे तुम्हारी अच्छी खासी मरम्मत। क्या करेंगे? अच्छी खासी मरम्मत करेंगे। जो उनका 8 या 9 नंबर का जो जूता होगा उससे करेंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अपनों ने देखा जो अधिकार तो दिए गए, पर
जो है इनके ऊपर जो है प्रतिबंध भी आरोपित किए गए। और प्रतिबंध किसमें? आर्टिकल 19 जो है 5 में आरोपित कर रखे। क्या क्या बोलेगा वो कि ये तो दिया गया आर्टिकल 19D में, पर तूने पूरी क्लास नहीं पढ़ी सर की। मैंने पढ़ी है। सर ने उसमें ये भी बताया था कि अगर उससे किसी व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, उसकी जो है प्राइवेसी का हनन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि आप उसके घर में घुस रहे हो तो उसकी प्राइवेसी छीन रही कि नहीं छीन रही है? किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहा है, लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो इस प्रकार में क्या इस पर प्रतिबंध आरोपित लगाए जा सकते हैं। तो आपकी क्या होगी? अच्छी खासी धुलाई हो जाएगी और आप मुंह लटका कर आ जाओगे। इसी प्रकार अगर बात करो तो आप कहीं घूमने जा रहे हो और आप जो है अंडमान निकोबार के किसी ट्राइबल एरिया में चले गए, और जो ट्राइबल एरिया में जो है वहाँ कुछ जनजाति ऐसी पाई जाती है अंडमान निकोबार में जो निर्वस्त्र होती है। क्या होती है? निर्वस्त्र होती है। तो आप तो चले गए कि भाई साहब हम तो जाएंगे निर्वस्त्र लोगों को देखेंगे। ऐसी होती ना, अंदर से कुंठा की भावना जो जागृत होती है, बोल सकते हैं उसको। तो आप चले गए ट्राइबल एरियाज में, या ये सोच के चलेगी कि हम तो ट्राइबल्स रीति रिवाजों को देखेंगे, जानेंगे उनको अच्छी तरीके से। तो क्या आप बोल दोगे कि 19 जो सर ने पढ़ा है कि 19D में जो हमें अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार दिया गया है, क्या बोलोगे? अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार। आप चले गए भाई साहब कौन से ट्राइबल एरिया में, ऐसे ट्राइबल एरिया में जो वहाँ की जो है उन लोगों की जो प्राइवेसी, उसका जो है उनको जो है प्राइवेसी है वो उनके लिए क्षेत्र रिजर्व कर रखा है। पर आप बोल दो कि 19D में जो है सर ने पढ़ा है अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं हम, तो वहां चले गए और उन लोगों ने क्या अगर आपके ऊपर अटैक कर दिया और आपको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि बहुत सारे अंडमान निकोबार के ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर क्या प्रतिबंध आरोपित कर रखा है उन क्षेत्रों को जाने के लिए, तो आप वहाँ नहीं जा सकते। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ प्राइवेसी का मामला हो गया, सुरक्षा का मामला हो गया, सुरक्षा का इन द सेंस मान लो आप किसी आर्मी ऑफिस में घुस गए कि हमें तो घुसने का जो है अबाध रूप से संचरण का अधिकार, हम तो उसमें घुस गए, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा डाटा वहाँ पे होता है जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ भी आप नहीं जा सकते। तो क्या 19/4 में जो है उसमें किस पे आरोपित किए गए? तो उसमें जो है 19 किसमें? 19/4 में। और इस वाले आर्टिकल में 19/5 में प्रतिबंध आरोपित किए गए। कौन सा आर्टिकल में? 19/5 में जो है प्रतिबंध आरोपित किए गए। कौन कौन से? सबसे पहले तो प्राइवेसी, ठीक है, जो प्राइवेसी वाला मुद्दा हो जाएगा, प्राइवेसी हो जाएगा। दूसरा क्या? सुरक्षा की दृष्टि से, देश की एकता अखंडता की दृष्टि से, एकता अखंडता की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद लोक व्यवस्था की दृष्टि से, लोक व्यवस्था की दृष्टि से क्या है? इस पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। तो अपनों ने क्या देखा? आर्टिकल 19(1)D में जो है अबाध रूप से संचरण करने के अधिकार के बारे में चर्चा कर रखी है। अब आते हैं आर्टिकल 19(1)E में। किसमें? आर्टिकल 19(1)E में। तो आर्टिकल 19(1)E में क्या बोला गया? तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 19(1)E में जो है ई कहाँ चले गया अपना, ठीक है देख लेते हैं। आर्टिकल 19(1)E में, आर्टिकल 19E में क्या दिया गया? आर्टिकल 19E में दिया गया, आप बोलोगे अबाध रूप से जो है निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। सर क्या बोलोगे? अबाध रूप से निवास करने की स्वतंत्रता। तो क्या दिया गया इसमें? इसमें दिया गया अबाध रूप से जो आप क्या कर सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो। तो आप चले गए किसमें? अपने गर्लफ्रेंड की घर में घुस गए। किसमें? गर्लफ्रेंड की घर में, या आपके जो है दोस्त के रूम में, या कहीं आप रूम लेने जा रहे हो तो किसी ने रूम नहीं दिया और आप उसके घर में जबरदस्ती घुस गए हो कि सर ने पढ़ा है कि आर्टिकल 19E में जो है हम अबाध रूप से कहीं भी निवास कर सकते हैं। या कहीं ट्राइबल एरिया में चले गए, कुछ ऐसे रिजर्व क्षेत्र, तो वहाँ बोल दो कि आप अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में कि हम तो यही रहेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19(1)E में जो हमें अबाध रूप से कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता दी गई। पर इससे भी क्या हो रहा है? उनकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, प्राइवेसी का हनन हो रहा है। उसके बाद जो है आप बोल दो कि हम तो बॉर्डर लाइन पे रहेंगे, बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है, क्योंकि वहां से जो आप क्या करोगे, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल जो है बहुत सारे लोग आतंकवादी ऐसे घुस सकते हैं। या जो है आप बोल दोगे कि हम तो जो सैनिक कैंपों में रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। अबाध रूप से आप कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई, पर वही पाबंदियां जो आर्टिकल 19(5) में अपने देखी कि लोक व्यवस्था हो गई। उसके बाद दूसरी चीज क्या हो गई?
दूसरी चीज आप बोलोगे राष्ट्र की एकता, अखंडता हो गई, प्राइवेसी हो गई, इस टाइप की जो चीजें हो रही उस पर इसमें जो है आर्टिकल 19 ई में जो है प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं। कौन से प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं? इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 19 जी की। किसमें? आर्टिकल 19(1)(जी) में क्या प्रावधान कर रखा है? तो आर्टिकल 19(1)(जी) में क्या बात कर रखी? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता की बात कर रखी। किसमें? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता की बात कर रखी है। मतलब इसके अंतर्गत क्या है कि आप कोई सा भी बिजनेस जो है भारत में स्टार्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कोई सा भी बिजनेस भारत में कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी अपनी दुकानदारी चला सकते हो, कोई सा भी बिजनेस आप कर सकते हो। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता किसमें दी गई? तो आप क्या बोलोगे सर, ये प्रकार की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19(जी) में दी गई है। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 19(जी) में। पर इसमें भी कुछ पाबंदियां लगाई। आप बोल दो कि सर मैं तो कल से जो है इनलीगल रूप से अफीम पैदा करूंगा मेरे खेत में, क्योंकि हमें तो व्यवसाय की स्वतंत्रता की, इस अफीम को मैं तो जो है काला बाजारी करूंगा, बेचूंगा इसको, तो क्योंकि हमें जो है आर्टिकल 19(जी) में जो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई। आप जो है वेश्यावृत्ति वाला जो मान लो कि अगर जो है आप बोलोगे कि मैं तो जो है वेश्यावृत्ति का रैकेट चलाऊंगा, तो इस प्रकार की, तो ऐसे इलीगल काम जिससे क्या होता है समाज की जो है अगर आप अफीम का कारोबार करोगे तो क्या होगा? देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होगा। इलीगल काम जिससे क्या होगा? देश में जो है करप्शन बढ़ेगा, उसके बाद जो है अपराध बढ़ेंगे। तो ऐसे जो काम है जिनसे जो है देश में अपराध बढ़े, तो ऐसे मामलों पर आप जो है पाबंदी लगाई गई है। जैसे आप बोल दोगे कि मुझे तो दुकान डालनी, कहीं की डालनी है, तो मुझे डालनी है जो है शराब की फैक्ट्री डालनी है, तो क्या ऐसे ऐसे बना सकते हो आप बोल दोगे मुझे तो शराब का बिजनेस करना है, तो ऐसे इलीगल रूप से इसके लिए आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा? एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, पूरा सेटअप जमाना पड़ेगा, उसके बाद व्यवसाय कर सकते हो। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता तो दी गई है, पर ऐसे जो है बहुत सारे ऐसे इस पे जो है प्रतिबंध भी आरोपित किए गए, जो ऐसे व्यवसाय जिन पे जो है सरकार के लिए रिजर्व है, सरकार से उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, देन आप क्या कर सकते हो? व्यवसाय कर सकते हो। तो आर्टिकल 19 जो है 6 में इस पे जो प्रतिबंध किस पे आरोपित किए गए? तो आर्टिकल 19(6) जो है अपना, आर्टिकल 19(6) में इस पर जो है क्या कर रखे हैं? प्रतिबंध आरोपित कर रखे हैं, प्रतिबंध लगाए गए। कौन कौन से प्रतिबंध? जैसे एकता अखंडता के लिए खतरा हो, बस वही चीजें याद रखनी है आपको, एकता अखंडता के लिए खतरा हो। उसके बाद जो है देश में जो है अगर अपराध बढ़ने लग जाए, उससे अपराध बढ़ने लग जाए, तो इस प्रकार की जो चीजें आती है वो, अगर ऐसी चीजें हो रही तो आप व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के ऊपर क्या लगा सकते हैं? इसके तहत पाबंदी लगाई जा सकती। तो एक एक करके अपनों ने जो है पूरा डिस्कस करने का प्रयास किया आर्टिकल 19 को। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत सबसे पहले अपनों ने भाषण और अभिव्यक्ति के बारे में समझा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में दी गई? तो आर्टिकल 19(1) में दी गई। उसके बाद अपनों ने क्या देखा कि भाषण और अभिव्यक्ति के बाद अपनों ने देखा कि सर जो है आर्टिकल 19(b) में क्या दिया गया? तो आर्टिकल 19(b) में जैसे एक एक करके चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले शुरू वाला ही डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट। तो आर्टिकल 19(1) में जैसा अपनों ने समझे क्या दिया गया? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस किया गया। आर्टिकल 19(b) में क्या दिया गया? शांतिपूर्वक रूप से सभा या सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया। क्या? शांतिपूर्वक रूप से सभा या सम्मेलन का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 19 जो है सी में क्या दिया गया? आर्टिकल 19(c) में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई। किसके बारे में? संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई। किसके बारे में? जैसे आर्टिकल 19(1) में दिया गया भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, आर्टिकल 19 जो है, उसके बाद आर्टिकल 19(b) में क्या दिया गया? आर्टिकल 19(b) में दिया शांतिपूर्वक रूप से सभा या सम्मेलन करने के अधिकार के बारे में डिस्कस किया गया। आर्टिकल 19(c) में सभा संघ या संगम बनाने के अधिकार के बारे में चर्चा की गई। किसमें? आर्टिकल 19(c) में। आर्टिकल 19(d) में किसके बारे में चर्चा की गई? आर्टिकल 19(d) में जो है अबाध रूप से संचरण करने के अधिकार के बारे में चर्चा की गई। किसके? अबाध रूप से संचरण करने के अधिकार में। आर्टिकल 19(e) में क्या कहा गया? 19(e) में कहा गया निवास की स्वतंत्रता, अबाध रूप से कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 19(e) से मिलती है। और आर्टिकल 19(g) में क्या दिया गया? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया। और जैसा कि अपनों ने समझा कि आर्टिकल 19(1) में जो है संपत्ति के अधिकार के बारे में कहा गया था। और कौन से संविधान संशोधन? तो आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1978 में हुआ। उसमें जो संपत्ति का जो अधिकार था, किसका? संपत्ति का जो अधिकार था उसको क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया। और कहाँ शामिल कर दिया? तो आप क्या बोलोगे सर? भाग 12 में, और जो है आर्टिकल 300(a) में शामिल कर दिया। किसमें? आर्टिकल 300(a) के अंतर्गत उसको शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार अपनों ने आर्टिकल 19 के ऊपर
जो है एक एक करके चर्चा कर ली है। तो मुझे लगता है आपको जो है आर्टिकल 19 में कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि अपनों ने सारे प्रोविजनों के ऊपर इसके ऊपर चर्चा कर ली है। अब आप एक प्रश्न का मुझे जवाब दो, क्या जवाब दोगे? जैसे ये तीनों जो है कौन से, आप देखोगे कौन सा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये लिया अपनों ने आयरलैंड के संविधान से। कहा लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। और जो है कौन सा, अबाध रूप से जो संचरण का अधिकार है, ये एक देश है कौन सा, डेंजिंग, डेंजिंग के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। किससे लिए? डेंजिंग के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। किससे? डेंजिंग के संविधान से लिए। किसके संविधान से लिए? तो आप क्या बोलोगे सर? डेंजिंग के संविधान से जो है अपनों ने जो है कौन सा, अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार लिया है। अगर आपके एग्जाम में अगर डीप जाके प्रश्न बन गया तो ठीक है, या आईएएस या पीसीएस लेवल का प्रश्न है तो ठीक है, ये अपनों ने डिस्कस कर लिया। हाँ, अब आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देना अपने किसमें, कमेंट बॉक्स में। क्या कि चुप रहने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में शामिल है? उसके बाद आप देना जवाब मेरे को, जो है राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में शामिल है। तो एक एक करके आप जो है इनके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। हालांकि तीनों का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। तो आप क्या देना, इसके ऊपर डिस्कस जो है लेक्चर देखना आराम से, लास्ट में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल 20 में। 19 और 20 इस लेक्चर में कर लेते हैं, 21 और 22 एक लेक्चर में करने का अपन कर लेंगे। ठीक है, आर्टिकल जो है 20 में क्या कहा गया, आर्टिकल 20 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में? जो है आर्टिकल 20 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, वो स्लाइड निकाल देता हूँ आपके लिए तो बढ़िया रहेगा। तो आर्टिकल 20 में क्या कहा गया? आर्टिकल 20 में कहा गया अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किससे? अपराध के लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मतलब मान लो कोई आदमी ने कोई अपराध किया है, तो अपराध करने के बाद जो है उसको जो है प्रूव किया जा रहा है। कैसे? कि आप तूने, जैसे मान लो एक आदमी एक्स है, तो एक्स ने कोई अपराध किया है, तो एक्स के अपराध करने के बाद जो है उस पे जो है उस आरोप को सिद्ध किया जा रहा है कि जैसे मान लो किसी ने मोबाइल फोन की चोरी करी, इस वाले मेरा मोबाइल फोन की जो है चोरी करी, किसने? एक्स ने चोरी करी। ठीक है, अब एक्स ने चोरी कर ली, एक्स धरा भी गया, मतलब पकड़ा गया। तो अब जो है एक्स पकड़ा गया, तो एक्स के ऊपर जो है अब सिद्ध करने का जो है क्या, उसके ऊपर सिद्ध तो करना पड़ेगा ना, दोष सिद्धि की, इसी ने मेरा मोबाइल चुराया। तो उसके बारे में जो एक्स को क्या क्या संरक्षण प्राप्त है, किसको? एक्स को। तो उन सभी के बारे में चर्चा किसमें मिलती है? आर्टिकल 20 में। किसमें? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 20 में कहा गया है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 जो हमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत जो है 3 सब क्लॉज देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 20(1), 20(2) और 20(3). ठीक है, अब एक एक करके जो है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 20(1) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 20(1) में कहा गया है जो है क्या, भूतलक्षी विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी विधियों से संरक्षण कैसे? जो है ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसका एग्जाम्पल है, आप बताओ। सोनू का एग्जाम्पल ले लेते। कैसे? सोनू, तो सोनू जो है एक नाबालिग लड़का है। क्या है? नाबालिग लड़का है। सोनू जो है अपना एक नाबालिग लड़का है। अब सोनू ने क्या करा? सोनू के पापा ने सोनू को बुलाया। कहाँ पे बुलाया? कि बेटा मैं यहाँ खड़ा हूँ नीमच, एक काम कर मुझे लेने आ जा। ठीक है, सोनू आ रहा हाईवे पे, और हाईवे, एक तो सोनू नाबालिग है, सबसे पहली बात तो क्या है? नाबालिग है, बिल्कुल सही बात, नाबालिग है, अपना देख लिया। अब सोनू आ रहा है स्पीड से, अब जो है नीमच तक आने की जो है उस रोड की जो है मैक्सिमम स्पीड है कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है, तो सोनू क्या कर रहा है कि उस स्पीड को ओवरलैप करके कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है? सोनू चला रहा है अपना 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। अब क्या हुआ? अब जो है पुलिस वाले ने उसको धर लिया कि भैया एक तो नाबालिग, ऊपर से इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है। तो क्या हुआ? उस टाइम पे जो है सोनू के ऊपर जुर्माना लगाया है। कितना लगाएगा? 1000 रुपये। एक तो नाबालिग होने और एक ओवर स्पीड से गाड़ी चलाने के जुर्म में कितना? 1000 रुपये जुर्माना लगा। ये मामला गया कहाँ?
जो है जज साहब के पास गया। किसके पास गया? जज साहब के पास गया। तो जज साहब ने कहा कि यार ये तो इस टाइप के मामले बहुत आ रहे हैं, जैसे आज सोनू का है, इससे पहले भी इस टाइप के बहुत सारे मामले आ चुके हैं। तो जो ये फाइन है ना अपना 1,000 रुपए का, तो ये 1,000 रुपए के फाइन को आप बढ़ाकर कितना कर दो? आप कर दो 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कर दो। तो ठीक है, गवर्नमेंट के पास गई ये बात, और जो है अपनी संसद ने क्या करा, या विधानमंडल ने एक लो पारित करके क्या कर दा, इसको फाइन को बढ़ाकर जो है 1,000 से 10,000 कर दिया। तो अब केस किसके बाद हुआ? सोनू के ऊपर हुआ। तो सोनू के ऊपर कितना जुर्माना लगेगा? तो सोनू के ऊपर लगेगा 1,000 ही जुर्माना लगेगा। क्यों? क्योंकि जो सोनू के केस के बाद जो है ये जो है नया अधिनियम आया और उसमें जो है 10,000 रुपए जुर्माना लगा। तो ये क्या भूत लक्ष्य विधियों से संरक्षण देता है। भूत लक्ष्य इन द सेंस कि मतलब अगर किसी आदमी ने कोई जुर्म किया तो उस टाइम पे जो कानून या जो लॉ प्रचलित होंगे, जो लॉ हो गया, जो कानून हो गया, उस टाइम पे जो प्रचलित होंगे, तो जो है उनमें जो क्या दी जाएगी, उन्हीं के अंतर्गत जो है उसको सजा दी जाएगी। जैसे आपने निर्भया वाले कांड में देखा होगा कि निर्भया वाले कांड में क्या हुआ। निर्भया कांड में जो है एक नाबालिग ने क्या करा, वो भी शामिल था उसमें बलात्कार के आरोप में, पर जो है उस टाइम पे जो है नाबालिगों के लिए इस टाइप का प्रावधान नहीं था। उसके बाद जो है नया एक्ट बना और नए जो है पोस्को एक्ट बना। कौन सा? पोस्को एक्ट। उस कांड के बाद ही पोस्को एक्ट बना। तो पोस्को एक्ट में उस जो है नाबालिग को 16 वर्ष कर दी घटाकर 18 वर्ष। उस टाइम पे उस बालिकी उस लड़के की जो है एज कितनी थी? 16 थी। तो वो लड़का जो है 2 साल बाद ही छूट गया बालिग होने के साथ। पर जो है पोस्को एक्ट बना 2000 जो है उस केस के बाद बना। ठीक है, तो उस पे एक केस जो उस पे एक कानून लागू हुआ, उस लड़के पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आर्टिकल 20(1) जो अपना क्या देता है, भूत लक्ष्य विधियों से संरक्षण देता है। कौन सा? आर्टिकल 20(1) जो है भूत लक्ष्य विधियों से संरक्षण देता है। आर्टिकल 20(2), आर्टिकल 20(2) क्या देता है? दोहरे दंड से संरक्षण। आर्टिकल 20(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है एक ही जो है सजा के लिए, जो है एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। 2 बार दंडित क्यों, कैसे नहीं किया जा सकता है? जब उसने पूरी प्रोसेस फॉलो कर ली हो। प्रोसेस इन द सेंस कि मान लो किसी व्यक्ति ने, मान लो घनश्याम ने मेरा ये मोबाइल चुराया। अब घनश्याम ने मोबाइल चुराया और जो है धरा गया। धराने के बाद जो है उसने क्या करा, जो है धरा गया। जैसे एक बार तो उसने मेरा मोबाइल चुराने की कोशिश करी, तो एक मोबाइल तो मेरा चुरा लिया उसने। अब दूसरा मोबाइल भी जो है, अब एक बार तो मोबाइल चुरा लिया मेरा। ऐसे समझो कि सबसे पहले मेरे पास था एक मोबाइल, ठीक है, मान लो ये मोबाइल था, तो ये मोबाइल क्या करा, घनश्याम ने चुरा लिया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, वो धरा ही नहीं गया। उसके बाद जो है एक और बार मैं नया मोबाइल लाया और घनश्याम ने क्या, वो भी चुरा लिया। तो क्या करा उसने, जुर्म क्या है, मेरे मोबाइल क्या करे, चुराया उसने। जुर्म क्या है उसका, मोबाइल चुराना। अब जो है उसको जो है दोनों बार मोबाइल चुराने के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। कितनी बार मिलेगी? एक ही बार सजा मिलेगी। और कितनी बार मिलनी चाहिए? एक ही बार। मान लो उसको 1 साल की सजा मिल गई। तो अब चुराया तो उसने कौन सा, किसका मोबाइल, मेरा चुराया है। कितनी बार चुराया? 2 बार चुराया। तो उसको जो है कायदे से तो कितनी 2 बार सजा मिलनी चाहिए, 2 साल तक, पर उसको मिली कितनी, 1 साल। तो दोहरे दंड से संरक्षण कौन सा आर्टिकल देता है अपना? तो आप क्या बोलोगे सर, आर्टिकल 20(2) जो है दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान करता है। इसी प्रकार बात करते हैं आर्टिकल 20(3) की। तो आर्टिकल 20(3) क्या कहता है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से जो है संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। मान लो कि जो है घनश्याम ने मेरा मोबाइल चुराया, धरा गया पुलिस के थाने में, पुलिस वालों ने धर लिया। अब घनश्याम बोल रहा है कि पुलिस वाले उसको फोर्स कर रहे कि तू बोल कि घनश्याम तू बोल कि तूने जो है सर का मोबाइल चुराया है। तो घनश्याम जो है स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही नहीं देगा। कौन सा आर्टिकल उसको जो है संरक्षण देता है? तो क्या देगा घनश्याम को? आर्टिकल 20(3) जो है अपना संरक्षण देता है। कौन सा? आर्टिकल 20(3) संरक्षण देता है कि जो है घनश्याम जो है स्वयं के विरुद्ध, अगर घनश्याम ने बोल भी दिया, क्या बोला, घनश्याम ने बोल दिया कि हाँ मैंने सर का मोबाइल जो है चुराया है, अब पुलिस ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, पर जो है उसको जो है अदालत में साक्ष्य के रूप में अपन मान नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि आर्टिकल 20(3) जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 20(3) प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो अपनों ने देखा कि घनश्याम की जो है खुद की गवाही जो है सुप्रीम जो अपना कोर्ट है उसमें जो है सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 20(3) देता है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे जैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा नार्को टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, उसके बाद जो है ट्रूथ के लिए जो टेस्ट हो गया। तो इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं इनको अदालत में गवाही के रूप में मान्य नहीं किया जाता है। अगर बात करें अदालत में जो है इस प्रकार में डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होती है, अर्थात किसी व्यक्ति का डीएनए उसकी जो है जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आई, तो उसके तहत जो
रिपोर्ट आई उसको जो है अदालत में गवाही के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए एक वाद हुआ था, कौन सा? कर्नाटक बनाम सेल्वी वाद। कौन सा हुआ था? कर्नाटक बनाम सेल्वी वाद हुआ था। कर्नाटक बनाम, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, कभी पूछ ले तो। कर्नाटक बनाम जो सेल्वी वाद हुआ था, उस कर्नाटक बनाम सेल्वी वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको गवाही के रूप में जो है माना जा सकता है। किसको? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को गवाही के रूप में शामिल करा। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल जो है 20(3) में जो दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया गया था उसमें जो है इसको जो है कौन सा संरक्षण आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया जाता। किसको? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार जो है आर्टिकल 20(3) में, तो इसके विरुद्ध डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबूत के रूप में मान सकता है। तो इस प्रकार अपनों ने एक एक करके आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के सारे प्रोविजनों के ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब इस ठीक है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के ऊपर डिस्कस कर लिया कि 19 में कौन कौन से स्वतंत्रता दी गई, किस प्रकार की पाबंदियां दी गई, उनको सीक्वेंस वाइज अपनों ने देख लिया। उसमें कौन कौन से वाद हुए वो भी अपनों ने देख लिया। इसी प्रकार आर्टिकल 20 जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, तो एक एक करके इसके आर्टिकल 20(1), 20(2) और 20(3) के ऊपर भी अपनों ने डिस्कस कर लिया। तो बहुत लंबा लेक्चर हो गया अपना, और मैं समझता हूँ जहाँ तक कितना डेप्थ पढ़ने के बाद आपके आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट डाल देना, तो अपन क्या करेंगे उसको अगले लेक्चर में मैं आपके डाउट को जो है क्लियर कर दूंगा। तो इस प्रकार अपनों ने आर्टिकल 19 और 20 के बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद वाले लेक्चर में अपन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के बारे में डिस्कस करके जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो है पूरा अपन पढ़ लेंगे। किसमें? आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसमें? इसके अगले वाले लेक्चर में। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।